आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ही पेपर 3 है। और पेपर 3 में हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और शाहजहां के बारे में पढ़ लिए थे। अब शाहजहां के बारे में कुछ हिस्सा शाहजहां के बारे में पढ़े थे कि जैसे उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में, और वो कैसे शासन प्रारंभिक समय में कैसे शासन चला रहा था। और कुछ उसके प्रारंभिक विद्रोहों के बारे में भी हम लोग देख लिए थे कि प्रारंभ में उसको कैसे कैसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा, क्या करना पड़ा। और इसके 4 पुत्रों के बारे में हम लोग पिछले वाला भाग में पढ़ लिए थे। कौन कौन थे? 4 पुत्र। और देखिए इसके पुत्रियों के बारे में समझे थे, लेकिन पुत्रियों के बारे में अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ पुत्र जितने भी इसके बेटे थे उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन? औरंगजेब, सबसे पहले तो बड़ा था दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। तो ये चारों थे, तो इन चारों के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। देखिए प्रारंभिक विद्रोह में 2 विद्रोह हम लोग पढ़ लिए थे। और जहाँ पर भी आपको इसमें समझ में नहीं आए वहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी इसमें ऐसा कुछ दिखे कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुंदेलों का विद्रोह और खान लोदी का विद्रोह, दोनों विद्रोह पिछले भाग में हम लोग देख लेते हैं। अगर नहीं आपने देखा है पिछला भाग तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। इसी चैनल प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो पुर्तगालियों का विद्रोह। पुर्तगालियों का विद्रोह, अब एक बात समझिए, पुर्तगालियों ने कोई ऐसा विद्रोह नहीं किया था कि हमने पुर्तगालियों ने ऐसा नहीं किया था कुछ। देखिए जैसे बुंदेलों का विद्रोह कैसे हुआ, उसने कहा वहाँ का जो सरदार था जूझर सिंह, उसने कहा कि ये हमारा क्षेत्र है, इसमें मुगलों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन पुर्तगालियों ने ऐसा विद्रोह नहीं किया कि ये जो मुगलों का क्षेत्र है ना, इस मुगलों का क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा, ऐसा नहीं कहा। इन लोगों ने तबाही मचा दिया उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे उस क्षेत्र में तबाही मचा दिया। देखिए अब इन पुर्तगालियों को क्या बात है, इसको ध्यान समझिए। पुर्तगालियों की एंट्री भारत में, देखिए भारत का छोटा सा मैप बनाते हैं, इसको यहीं से समझ लीजिएगा। पुर्तगालियों की जो एंट्री है भारत में कब होती है? वास्को डी गामा की एंट्री होने के बाद, क्योंकि पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? वास्को डी गामा ही था। तो वास्को डी गामा जब वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। तो 1498 में ही पुर्तगालियों का आगमन भारत में हो गया था। और किसके रूप में हुआ था? ये वास्को डी गामा के रूप में हुआ था। तो 1498 में, और फिर इन आने के बाद ये 1503 में अपना एक फैक्ट्री, पहला कारखाना स्थापित करते हैं, कोचीन केरल में स्थापित करते हैं। समझिए ये आए कब थे? 1498 ईस्वी में। अपना कंपनी उसी समय स्थापित किया था। ध्यान रखिए 1498 में इनका कंपनी स्थापित हो गया था और इनका कंपनी का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, तो आप जवाब देते हैं 1600 ईस्वी में। अगर हम कहें कि ये गलत है तो आप और थोड़ा सा करेक्ट करके इसको कहेंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, जबकि ये सही नहीं है। देखिए भारत में कई तरह की बहुत प्रकार के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। जितने भी पश्चिम से जितने भी कंपनियां भारत में आई सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा जाता था। कैसे? पुर्तगाल की जो कंपनी है उसको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहा दिया गया। डच, जहां नीदरलैंड से जो कंपनी है उसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा दिया गया। फ्रांसीसी आई तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा दिया गया। स्वीडन के जो स्वीडिश जो आए उसको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा दिया गया। अगर यही ब्रिटिश आए तो उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा दिया गया। लेकिन हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर सिर्फ क्या जानते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कहते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि अगर कोई आपसे सवाल करे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप पूछिए कि कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, पुर्तगाली, स्वीडिश, डेनिश या डच, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं? जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेगा उस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष बता दीजिए। सबका स्थापना वर्ष अलग है, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बहुत बढ़िया से समझा देंगे। तो चलिए, ये 1498 में ये एंट्री हुआ, स्थापना उसी समय हुआ। और 1503 में इन्होंने कोचीन कहाँ है? केरल में पहला अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया इन लोगों ने। और उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। तो ये उस समय मुगलों के कंट्रोल में नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भारत के यहाँ बंगाल वाले क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? बंगाल वाले क्षेत्रों में पुर्तगालियों का, ये यहाँ से व्यापार करते थे पुर्तगाली, और मुगलों से परमिशन लेकर। तो मुगलों ने क्या किया था? इन पुर्तगालियों को, पुर्तगाली टैक्स देते थे, तो मुगलों ने क्या किया था कि नमक के व्यापार को बंगाल में एकाधिकार सौंप दिया था ये पुर्तगालियों को। ध्यान समझिए, यहाँ पर जो नमक का व्यापार था, इस व्यापार को पुर्तगालियों को सौंप दिया गया, एकाधिकार दे दिया गया था। एकाधिकार मतलब सिर्फ पुर्तगाली ही ये क्षेत्र में नमक का व्यापार करेंगे। कौन सा क्षेत्र में? बंगाल वाले क्षेत्र में। दिया किसने था? ये मुगलों द्वारा दिया गया, क्योंकि बंगाल उस समय मुगलों का दिन था। तो मुगलों ने दे दिया कि चलो पुर्तगाली हैं, टैक्स दे रहे हैं और कुछ कर तो रहे नहीं है,
तो इनको एकाधिकार दे दिया गया। जब व्यापार करने लगे तो इनका वर्चस्व बढ़ गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका वर्चस्व बंगाल में बढ़ गया और करने ये लगे ना, ईसाई मिशनरी यहाँ पर एंट्री होने लगा बंगाल में, और जबरदस्ती यहाँ के स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा और सबको ईसाई बनवाया जाने लगा और मच गया यहाँ भगदड़। सबको, हिंदू मुस्लिम सबको ईसाई जबरदस्ती बनाया जाने लगा। जो नहीं ईसाई बनते तो उनसे मारपीट किए जाने लगा। बाजारों में ये लोग, इनका बाजार में समझ लीजिए कि एकदम जो एक वर्चस्व होता है ना, एकदम वर्चस्व चलने लगा। और कोई भी व्यापारी इनके खिलाफ बोलता था तो वहीं पर मारपीट शुरू कर देते थे, लूटपाट शुरू कर देते। समझिए इतना अधिक इन लोगों का आतंक यहाँ पर बढ़ गया था। तब मुगलों द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, 1632 में मुगलों की एक सेना भेजी गई, मुगलों द्वारा एक सेना भेजी गई, दिल्ली से वो सेना भेजी गई और यहाँ पर इनको पुर्तगालियों को पीट कर यहाँ से और भगाया गया बढ़िया से। और हुगली वाले क्षेत्र पर किसने अधिकार कर लिया, पुर्तगालियों ने। एक और हुगली के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बताते हैं। जो हुगली नदी है, आप 1757 का जब आप प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बंगाल के नवाब के बीच। तो आपको एक आता है कि ये प्लासी जो जगह है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये लिखा रहता है भागीरथी नदी। तो कुछ बच्चे कहते हैं अरे भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी तो वहाँ उत्तराखंड में है, तो क्या प्लासी उत्तराखंड में है? नहीं, देखिए यही हुगली नदी का ही नाम भागीरथी है, ध्यान रखिएगा। हुगली नदी को ही भागीरथी कहते हैं, भागीरथी हुगली नदी, ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तो प्लासी किस नदी के किनारे है तो वहाँ आता है भागीरथी नदी, जबकि भागीरथी नदी वो नदी नहीं है उत्तराखंड वाली, नहीं, ये हुगली नदी को ही भागीरथी नदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुगली वाले क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया, पुर्तगालियों को पीटा और यहाँ से निकले। फिर बाद में पुर्तगालियों ने माफ़ी मांगा, फिर इनको व्यापार करने का अधिकार दिया गया फिर से। ठीक, 1632 में तो निपट गई है। आगे बढ़ते हैं। और पुर्तगालियों ने विद्रोह कहाँ किया था, थोड़ा सा उदारता कर रहे थे, यही कर रहे थे, और क्या, विद्रोह थोड़ा इन लोगों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सिख विद्रोह। अब सिख समुदाय के तरफ से विद्रोह कैसे किया गया था, इससे पहले शाहजहां से पहले जहांगीर के समय में भी सिखों में और इनमें आपसी संघर्ष चलता रहता था। मुगलों और सिखों में आपसी संघर्ष चलता रहता था। तो और देखिए यहाँ मामूली बात के लिए देखिएगा संघर्ष होगा, लड़ाई एकदम मामूली बात के लिए होगा। यहाँ पर शाहजहां के समय सिख के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी होगा इनके कहने से ही होगा। सिखों की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया आएगी आप समझ लीजिए कि इनके कहने के कारण ही प्रतिक्रिया आई है। अब क्या हुआ, पहला संघर्ष एकदम मामूली बात के लिए हुआ। शाहजहां के एक प्रिय बाज था, ठीक, ये उड़ कर चला गया इनके पास में, किसके पास में, हरगोबिंद सिंह के पास में चला गया। और हरगोबिंद सिंह जब ये पता चला कि शाहजहां के हमारा बाज उड़ कर गया इनके पास में, तो अपने सैनिकों को भेजे कि जाओ वहाँ से बाज लेकर आओ। हरगोबिंद सिंह ने कहा नहीं देंगे, क्या कर लोगे, बाज यहाँ से नहीं मिलेगा, अब आ गया तो दोबारा आप देवे नहीं करेंगे। तो इसके लिए उसने शाहजहां ने सेना भेजी। तो सेना भेजी तो हरगोबिंद सिंह और इनके जितने भी समर्थक इन्होंने पीट कर भगा दिया उनकी सेना को। किनकी सेना को, मुगलों की सेना को। तो ये पहला संघर्ष खत्म हुआ, बाज के लिए पहला संघर्ष था, समझ में आ गया। बाज, इसका बाज उड़कर चला आया था इनके पास में ही, कह रहे देवे नहीं करेंगे। तो मुगलों ने सेना भेजी, तो इसने हरगोबिंद सिंह जी ने पीट कर भगा दिया किसको, मुगलों की सेना को। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा जब भगा दिया तो और भयंकर संघर्ष हो गया। लेकिन इनके कुछ सहयोगी इसके दरबार में, शाहजहां के दरबार में रहते थे। तब फिर आपसी समझौता करवाया कि अरे बाज के लिए इतना लड़ाई काहे कर रहे हैं आप लोग, तब इन दोनों में समझौता हो गया। ठीक, दूसरा संघर्ष मामूली बात के लिए एकदम हुआ था। गोविंदपुर नामक नगर बसा रहे थे, कौन, हरगोबिंद सिंह गोविंदपुर नामक नगर बसा रहे थे कि हमारा मतलब संप्रदाय है, जो सिख संप्रदाय है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, थोड़ा बड़ा किया जाए। इसके लिए इन्होंने ये नगर बसाने का सोचा कि हाँ एक नगर बसाया जाए। अब ये नगर बसाने के लेकर शाहजहां ने इधर से ये ऑर्डर दिया कि नहीं, आपको नगर नहीं बसाना है, हमारे क्षेत्र में आप अपने नाम से नगर, मतलब ये नगर नहीं बसा सकते हैं अपने मन से, हम अगर कहेंगे तभी बसा सकते हैं। तो हरगोबिंद सिंह ने कहा कि तुम जो कहना है, जो करना है कर लो, हम नगर बसाएंगे। और इन्होंने नगर बसाया। ठीक, इन्होंने नगर बसाया तो उधर से मुगलों की सेना आई। जिस तरीके से पहली बार पीट कर भगाए थे, दूसरी बार भी पीट कर भगा दिए और थोड़ा बड़ी सेना भेजा गया था, फिर भगा दिए, फिर समझौता हुआ, फिर इनके कुछ मित्र रहते थे यहाँ पर, फिर समझौता हुआ यहाँ पर। ठीक, तीसरा संघर्ष क्या हुआ, तीसरा संघर्ष हुआ, एक डाकू था। ठीक, वो हरगोबिंद सिंह जी का मतलब भक्त था, ठीक, शिष्य था इनका। तो डाकू था, क्या किया था उसने, मुगलों की सेना से बढ़िया घोड़े, 2 बढ़िया घोड़ा चुरा कर
और इनको दे दिया था दान में। किनको? हरगोविंद सिंह को दान में दे दिया था। अब दान में दे दिया था तो ये पता चला शाहजहां को कि अरे हमारा घोड़ा चुरा कर उनको दान में दिया गया, हरगोविंद सिंह को दान में देते, इधर सैनिक भिजवा के हमारा घोड़ा लौटाइए, करें लौटे भी नहीं करेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन लोगों के बीच में ही संघर्ष हो रहा है। समझ लीजिए, छोटे छोटी बात के लिए संघर्ष हुआ, फिर मुगलों ने सेना भेजा, फिर इन्होंने पीट कर भगाया। समझिए, घोड़ा के कारण नहीं हुआ, फिर समझौता हुआ। लेकिन इनको हरगोविंद सिंह जी को ये बात समझ में आ गया था। बार बार इनसे लड़ने के लिए बहुत खर्च होता था, बहुत कुछ नष्ट होता था, इधर भी बहुत सारे लोग मारे जाते थे, उधर भी। तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसे इनको भी लगा कि ऐसे हमारे सिख संप्रदाय जो है हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसा इससे लड़ाई तो करना नहीं होगा। ये लड़ाई को क्या करना होगा? तीसरा संघर्ष, लड़ाई को क्या करना होगा? रोकना होगा। और लड़ाई को रोकेंगे तभी हम अपने सिख संप्रदाय को बढ़ा सकते हैं। तो ये लड़ाई को रोके और ये चले गए कीरतपुर। ध्यान रखिएगा, कीरतपुर जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर चले गए और वहाँ पर रहने लगे और वहीं अपने सिख संप्रदाय को बढ़ाने लगे और हो गया यहाँ संघर्ष खत्म। पहला संघर्ष बाज के लिए, दूसरा संघर्ष गोविंदपुर नामक नगर बसाने के लिए, तीसरा घोड़ा के लिए। और कीरतपुर वापस कीरतपुर में चले गए और वहाँ से हो गया संघर्ष खत्म। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत में। अब देखिए एक और बात समझिए, शाहजहां के थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। इसने साम्राज्य विस्तार कैसे किया? शाहजहां का नाम पहले खुर्रम था। जब जहांगीर के समय दक्षिण भारत की जिम्मेवारी इसी को दी गई थी, तो दक्षिण भारत के शासक जो था, उस शासक से अहमदनगर इसने छीन लिया था। किसने छीन लिया था? ये शाहजहां ने अहमदनगर को छीन लिया था। लेकिन बाद में अहमदनगर फिर से स्वतंत्र हो गया। तो सबसे पहले इसका नजर दक्षिण भारत में अहमदनगर पर था कि अहमदनगर को जीता जाए। तो अहमदनगर पर तो अपने सेना भेजकर क्या कर लिया इसने? जीत दर्ज कर लिया। अहमदनगर पर सेना भेजकर इसने जीत दर्ज कर लिया। और फिर गोलकुंडा को 1635 में और ये बीजापुर को 1636 ईस्वी में, 1636 ईस्वी में इसने क्या कर लिया? जीत लिया इन दोनों क्षेत्रों को और संधि कर ली। अब देखो, ये डायरेक्ट तो शासन करते नहीं थे। क्या करते थे? वहाँ के राजा को वापस लौटा देते थे वो क्षेत्र और कहते थे ना कि वहाँ से हमको टैक्स दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। टैक्स लेकर क्या कर देते थे? ये छोड़ देते थे। और एक बात, गोलकुंडा के सरदार जो था, गोलकुंडा के सरदार, उसके द्वारा कोहिनूर का हीरा दिया गया था शाहजहां को। ध्यान रखिएगा, उसके द्वारा कोहिनूर का हीरा किसको दिया गया था? शाहजहां को। और वही कोहिनूर का हीरा को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में लगवाया था। उसी मयूर सिंहासन में जब उधर से आक्रमण होगा विदेशियों का, तो इधर मयूर सिंहासन टांग कर लेकर जाएंगे। अभी नहीं बताएंगे, उस समय बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो गोलकुंडा के बारे में समझ लीजिए, बीजापुर के बारे में भी आप समझ लिए। ये सब दक्षिण भारत वाला ही क्षेत्र है। कंधार विजय, और एक बात समझिए, ये कंधार वाला क्षेत्र, एक बात समझिए, इधर ईरान था। तो ईरानी चाहते थे कि हम कंधार पर अपना शासन रखें, और ये लोग मुगल चाहते थे कि हम दोनों इसलिए चाहते थे क्योंकि ईरानियों को था कि इस पर हमारा शासन रहेगा तो कभी भी भारत में एंट्री कर सकते हैं। इनको था कि यहाँ पर हमारा शासन रहेगा तो कोई भी बाहरी आक्रमण हो ही नहीं सकता है। पहले आक्रमण यहाँ होगा तब यहाँ होगा। तो 1622 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1622 ईस्वी में ही ये कंधार वाला जो क्षेत्र है ये ईरानियों के हाथ में चला गया था। लेकिन जब इसका शासन काल आया, शासन काल आया और इधर अभी तो लड़ रहा था 1636 में, जब इधर से मुक्त हुआ तब इसको कंधार की तरफ इसको ध्यान गया। तो इसने 1638 में कंधार जीत लिया। ईरानियों से कंधार क्या कर लिया? जीत लिया। फिर 1648 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1638 के बाद 1648 ईस्वी में ईरानियों ने पुनः इस कंधार को जीत लिया। और 1648 के बाद फिर 1649 में भी इन लोगों ने प्रयास किया। 1649 में इन लोगों ने प्रयास किया कंधार को जीता जाए, नहीं जीत पाए। कौन? मुगल। वापस अब कंधार जीतिए नहीं पाए, ये ईरानियों के हाथ में ही चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसकी धार्मिक नीति समझ लेते हैं। इसकी धार्मिक नीति क्या थी? उसको अकबर को भी धार्मिक नीति समझे थे। इसने क्या किया? 1632 ईस्वी में जितने भी जहांगीर के समय मंदिर बनवाए गए थे, जहांगीर की बात नहीं कर रहे हैं कि मंदिर जहांगीर ने बनवाया था, जो भी आम लोगों ने, जितने भी लोगों ने मंदिर बनवाया था ना, उसने चुन चुन कर मंदिरों को तोड़ना चालू कर दिया। कौन? शाहजहां। सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। और एक बात किया कि मुस्लिम धर्म की जो भी महिलाएं हैं उनकी शादी कोई हिंदू पुरुष से ना हो, इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मुस्लिम धर्म की महिला की शादी हिंदू पुरुष से ना होनी चाहिए। इस बात पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया धार्मिक नीति में। ध्यान रखिएगा। इलाही
इलाही समौत की जगह पर हिजरी समौत को प्रारंभ किया। इलाही समौत की जगह पर किसको प्रारंभ किया? हिजरी समौत को प्रारंभ। समौत पता है ना आपको क्या होता है? डेट देखने का मतलब कि जैसे अभी हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करें। कैलेंडर समौत मतलब समझ लीजिए कैलेंडर। अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं आप। कैलेंडर में देखिएगा विक्रम संवत भी होगा, शक संवत भी लिखा हुआ रहता है, तो सब संवत है, कैलेंडर ध्यान रखिएगा। इलाही संवत की जगह पर हिजरी संवत को प्रारंभ किया इसने। और 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद इसी के समय किया गया था, लेकिन इसने नहीं किया था। इसका एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत ही पढ़ा लिखा था, ठीक ठाक विद्वान था, और ये सभी धर्मों को समान नज़र से देखता था। इसको था कि हिंदू धर्म में बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है, उपनिषद है, बहुत कुछ है, तो 52 उपनिषदों को उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष। अब आपको पता है कि इसके 4 पुत्र, इसने भी उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष किया था, शाहजहां ने, आपको पता भी होगा। इसी के समय से तो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चालू हो गया मुगल काल में। तो इसके भी 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। तो ये चारों जो पुत्र थे ये अलग अलग जगहों के सूबेदार थे। कहाँ कहाँ कौन कौन किसको किसको सूबेदार नियुक्त किया गया था? सबसे पहले दारा शिकोह को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया था, पंजाब। उसके बाद मुराद बख्श, शाह शुजा, और एक था औरंगजेब। तो जो मुराद बख्श था, यहाँ पर देखिए, जो मुराद बख्श था इसको नियुक्त किया गया था गुजरात, और शाह शुजा ये था बंगाल का, और औरंगजेब को दक्षिण भारत की जिम्मेवारी दी गई थी। दक्षिण भारत दिखाई दे ही रहा होगा, दक्षिण भारत की जिम्मेवारी दी गई थी। अब 1600 देखिए, अब यहाँ पे धार्मिक नीति देख लिए। अब इसकी जो शाहजहां की धीरे धीरे तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। अब तबीयत खराब होने लगी 1657 तक, ध्यान रखिएगा, 1657 तक इसकी तबीयत धीरे धीरे क्या होने लगी? खराब होने लगी। 57-58 में ठीक ठाक इसकी तबीयत खराब हो गई, 58 तक तो तबीयत खराब हो ही गई थी। और इसको सबसे प्रिय पुत्र जो था वो दारा शिकोह था। सबको ये लग रहा था कि शाहजहां के बाद जो शासक बनेगा दिल्ली की गद्दी पर जो बैठेगा वो दारा शिकोह बैठेगा, क्योंकि दारा शिकोह से शाहजहां काफ़ी करीबी था और बार बार ये आता रहता था, बार बार आगरा में आता रहता था, अपने राजधानी में बार बार आकर घूमता रहता था। और ये इसका तबीयत जब खराब हुआ तो अप्रत्यक्ष तौर पर शाहजहां ने इसको दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अप्रत्यक्ष तौर पर। और जैसे ही ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, अब इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, अब इसकी मृत्यु नहीं हुई, जैसे ही ज़्यादा तबीयत खराब हुआ इसको शासन की गद्दी पर बैठा दिया। किसको? दारा शिकोह को। और दारा शिकोह बन गया शासक। ठीक, दारा शिकोह शासक जब बन गया, ये बात जैसे ही पता चला शाह शुजा को कि अरे तो दारा शिकोह को शासक बना दिया, क्योंकि संदेश तो पहुँच गया, फोन तो नहीं था लेकिन संदेश पहुँच गया उसके पास में। कुछ ही दिनों के बाद संदेश पहुंच गया। दारा शिकोह ने सबसे पहले क्या किया? बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि यहाँ का हम राजा स्वतंत्र हैं, मतलब स्वतंत्र राजा हम ही हैं यहाँ के बंगाल के। साथ में ही बंगाल से अपनी सेना लेकर निकला, किधर? आगरा की तरफ सेना लेकर निकला। और सेना लेकर जैसे ही आगरा की तरफ निकला, कौन? शाह शुजा। इसको पता चल गया, किसको? दारा शिकोह को, शाह शुजा आक्रमण करने के लिए आ रहा है आगरा पर। तो शाह शुजा ने इधर से मुगल सेना, क्योंकि शाह शुजा के पास मुगल सेना, एक बड़ी मुगल सेना थी, राजधानी में नहीं मुगल सेना रहेगी, इसके पास कितनी बड़ी मुगलों की सेना छोटी ही दी जाएगी, राज्यपाल के पास छोटी ही रहेगी, क्योंकि राजा के पास बड़ा रहेगा। तो ये राज्यपाल नहीं बनाया गया था, इसके पास छोटी सेना थी, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत जुटाकर और आगरा की तरफ आक्रमण करने के लिए निकला। अब इधर से दारा शिकोह ने क्या किया था? इधर यहाँ से दारा शिकोह ने भी, ध्यान रखिएगा, यहाँ से दारा शिकोह ने भी अपनी सेना को छोड़ा कि बीच रास्ता में उसको पीट देना है, खींच कर कैसे भी आने नहीं देना है आगरा में। और ये भी यहाँ से निकला है। तब तक बीच में ही ये लोग मिल गए। कहाँ पर? बहादुरपुर में मिल गए बीच में। और दारा शिकोह की यहाँ पर क्या होती है? दोनों के बीच युद्ध होता है, दारा शिकोह और, अब देखिए दारा शिकोह यहाँ पर गया नहीं था युद्ध लड़ने के लिए, दारा शिकोह द्वारा भेजी गई सेना थी, लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि जीता कौन? अब दारा शिकोह की सेना जीती है तो माना जाता है कि दारा शिकोह ही जीता है। तो यहाँ पर जीता कौन? दारा शिकोह की सेना जीत गई और शाह शुजा की हो गई हार। ठीक, शाह शुजा की हार हो गई और यहाँ वहीं से शाह शुजा भाग गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, इधर से औरंगजेब अब दक्षिण भारत से निकला और मुराद बख्श गुजरात से निकला।
तो औरंगजेब ने मुराद बख्श के पास सूचना पहुंचवाया कि देखो हम लोगों को बिना रहते ही दारा शिकोह राजा बन गया, एक काम करते हैं सबसे पहले दारा शिकोह को निपटाते हैं और बाद में फैसला कर लेंगे कि हम दोनों में से राजा कौन बनेगा। कौन? औरंगजेब इसके पास कहता है मुराद बख्श के पास कि देखो ऐसे तो हम लोग सामना उसका कर नहीं सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता कि अकेले अकेले सामना करें, क्योंकि मुगलों की सेना बहुत बड़ी है और ये तो राज्यपाल दोनों थे। अब राज्यपाल के पास उतनी बड़ी तो सेना होगी नहीं, और जब राज्यपाल के पास उतनी बड़ी सेना होगी नहीं, जिस तरह से शाह शुजा आ रहा है ये दोनों भी हारता उसी तरह गया था। तो ये दोनों मिल गया आपस में, कौन कौन? ये दोनों आपस में मिल गया। और आपस में मिलने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ पर दोनों औरंगजेब और मुराद बख्श आपस में मिल गया और आक्रमण कर दिया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और ये धर्मत में इन दोनों के बीच, तीनों के बीच, ये दोनों तो एक में थे, धर्मत में हो गया युद्ध और यहाँ पर जीत हुई औरंगजेब की। औरंगजेब की जैसे ही जीत हुई, औरंगजेब ने धोखे से मुराद बख्श को कैदी बना लिया। ये तो भाग गया, कौन? दारा शिकोह वहां से भाग गया। दारा शिकोह वहां से क्या हुआ, हारने के बाद देखो लड़ाई किसको किस में हो रहा था, औरंगजेब और दारा शिकोह में, और मुराद बख्श था किसके पास में? मुराद बख्श था औरंगजेब के साथ में। जैसे ही औरंगजेब की यहाँ जीत होती है, सबसे पहले कैद इसको करवाता है। आप कहेंगे कि इसी के सेना में था तो कैद काहे करवा रहा है? इसलिए औरंगजेब को पता था कि अगर इसको कैद नहीं करवाएंगे तो फिर लड़ना पड़ेगा हमको इससे, इसलिए औरंगजेब ने धोखे से इसको कैद करवा लिया, तो भाग गया दारा शिकोह। फिर ये सब हो रहा था 1658 ईस्वी में, ध्यान रखिए सब हो रहा था 1658 ईस्वी में। फिर क्या हुआ, दोबारा उधर से दारा शिकोह फिर दोबारा उधर से अपना सेना जुटाकर आया और देवराई का युद्ध में, कब? देवराई का युद्ध दोबारा हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। फिर औरंगजेब जीता और इस बार दारा शिकोह को भी क्या बना लिया? बंदी बना लिया। मुराद बख्श पहले से बंदी है, दारा शिकोह को भी बंदी बना लिया गया, इन दोनों को बंदी। और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई बिना कोई कारण की, पता नहीं कहाँ निकल गया और उसी समय मृत्यु हो गई थी उसकी। और उसके बाद इसने क्या किया, औरंगजेब ने शाहजहां अभी बीमार ही था, तो शाहजहां ने इस बात का विरोध किया, बताओ तुम अपने भाइयों को कैदी बना रहे हो। तो इसने क्या किया कि रुकिए आपको भी कैदी बनाते हैं। शाहजहां को भी जेल में क्या कर दिया? बंद करवा दिया। आगरा में एक किला था वहीं पर बंद करवा दिया। किसको? शाहजहां, यानी अपने पिता को ही औरंगजेब ने बंद करवा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया और यहाँ पर ये औरंगजेब बन जाता है शासक। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा, और इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। और आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।